अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने स्टार्ट किया हुआ था यूनिट नंबर 1 क्रिटिकल केयर नर्सिंग का। इसमें अगर हम देखें तो हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए हुए हैं एक्सेप्ट न्यूट्रिशन इन क्रिटिकल केयर। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पूरा आपकी बुक पे है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस यूनिट का। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं आपकी बुक से। चैप्टर नंबर होगा 7, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट, फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये जो चैप्टर है, ये बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला जो टॉपिक इस पे है, इसका है वो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट के बारे में। ठीक है, इसके आगे फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, इंटेरल न्यूट्रिशन और पेरेंटरल न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड्स के बारे में है, ये हम देखेंगे कौन कौन से टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये तीनों मेजर पोर्शंस हैं इस चैप्टर के, इनको हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ न्यूट्रिशन के बारे में कि हमारी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं न्यूट्रिशन की। ठीक है, कैसा कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ये सारी जनरल बातें जो आगे हमने पहले पढ़ी हुई हैं। ठीक है, कैसे एटीपी प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोज कैसे स्टोर होता है बॉडी में, जस्ट आपने यहाँ से रीडिंग करनी है। ठीक है, तो मेन चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। अब ये जो मैंने ऊपर मार्क किया हुआ है ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के, भी आपने साथ साथ मार्क करने हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माल न्यूट्रिशन फॉर द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। मतलब कि जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, अगर उनमें माल न्यूट्रिशन है, उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन को प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो उससे कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या हो सकता है, डिलेड वुंड हीलिंग। ठीक है, उनकी जो वुंड हीलिंग है वो डिले हो सकती है क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, प्रॉपर विटामिन नहीं मिल रहे, उससे उनकी जो वुंड हीलिंग है वो डिले हो रही है। उसके बाद क्या है, इंक्रीज्ड कॉम्प्लिकेशंस, इम्यूनोसप्रेशन, मतलब कि जिनका इम्यून सिस्टम है वो वीक हो सकता है, सप्रेस हो सकता है। उसके अलावा इंक्रीज्ड लेंथ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी, ठीक है, वुंड हीलिंग कम होगी, तो उनका जो स्टे है वहाँ पे हॉस्पिटल में वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑर्गन इम्पेयरमेंट, मतलब कि जो भी उनके ऑर्गन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इम्पेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एट लास्ट जो है वो उनका जो मोर्बिडिटी रेट है, मतलब कि जो डिजीज रेट है और डेथ रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं माल न्यूट्रिशन के। इनको आपने याद कैसे करना है, ये निमोनिक दिया हुआ है, DOI। ठीक है, ये भी आपने लिख लेना। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, टॉपिक हमारा जो मेन है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। अच्छा, अब जो पेशेंट्स होते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट्स के अंदर या क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं, उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज इन अ सेंस के उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल तो रही होती है लेकिन उनकी बॉडी में ब्रेक डाउन हो रही होती है, तो वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होती इनकी न्यूट्रिशन। तो हमने प्रॉपर जो है वो फ्रीक्वेंट बेसिस पे उनकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट करनी होती है। ठीक है, अब ये जो टीम होती है प्रॉपर पूरी, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं जो कि इनकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं, इसमें नर्सिस होती हैं। ठीक है, उसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट, रजिस्टर्ड डाइटिशियन और अदर मेंबर्स ऑफ द न्यूट्रिशनल सपोर्ट टीम। ये पूरी टीम होती है जो कि कोलैबोरेटली वर्क करती है, उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है पेशेंट्स को। ठीक है, उनको असेस करती है उनके स्टेटस को, उसके बाद उनको मैनेज करती है जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं। तो हमने अब यहाँ पे क्या पढ़ना है कि जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट हम करते हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमने देनी होती है हिस्ट्री। ठीक है, हमने पेशेंट से हिस्ट्री लेनी होती है उससे। अब कौन कौन सी हिस्ट्री देनी है हमने, उसकी फूड प्रेफरेंसेस क्या है, उसका फूड इंटेक कैसा है, उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या क्या हैं, इस सब के बारे में हमने क्वेश्चंस करने हैं उससे। ठीक है, उस पेशेंट से या उसके जो भी अटेंडेंट्स हैं वहाँ पे, ठीक है, उसकी फैमिली वगैरह से। उसके बाद क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब ये टेबल पूरा आगे दिया हुआ है, ये हम पढ़ते आगे पढ़ेंगे कि हमने पूरे सिस्टम वाइज जो है उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है। ठीक है, उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के लिए। उसके बाद थर्ड पे क्या है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। ये भी आपने पढ़ा होगा पीर्स में भी और F1 के अंदर भी। इसमें क्या क्या आता है, इसमें पेशेंट का वेट आता है, हाइट आ जाती है, बॉडी मास इंडेक्स हमने कैलकुलेट करना है। उसके अलावा इसमें स्किन फोल्ड थिकनेस चेक करनी होती है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस चेक करना होता है। ठीक है, तो ये सारी इसमें हमने मेजरमेंट्स करनी होती है। उसके बाद लास्ट पे क्या है, लेबोरेटरी स्टडीज। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट करवाते हैं, लाइक इसमें हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, उसका हिमेटोक्रिट चेक करते हैं, उसका जो आयरन लेवल है, ट्रांसफेरिन लेवल है, ये सारे हम टेस्ट करवाते हैं। ये भी आगे हम टेबल में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये हमने ये क्वेश्चन, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये भी आपने मार्क करना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट के। हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट और लास्ट पे क्या है, लैब स्टडीज। ठीक है,
उसके बाद आगे यहाँ से कुछ एमसीक्यूज है, ये आपने याद करने हैं कि जब हमने किसी भी पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करना होता है तो उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ना, वो उसका वेट होता है। ठीक है, मतलब उसकी वेट की बेस पे हम उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो असेस कर सकते हैं। ठीक है, या आपने एमसीक्यू मार्क करना है। उसके बाद अब जो नर्सेज होती हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले जैसे वो पेशेंट आता है हेल्थ केयर यूनिट्स के अंदर, तो हमने उनका इनिशियल असेसमेंट के दौरान उसका वेट असेस करना होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ड्राई वेट। ठीक है, जो कि इनिशियली हम असेस करते हैं, मॉनिटर करते हैं। उसके बाद जब हम उसको फ्लूइड्स वगैरह देते हैं, ठीक है, फ्लूइड्स लगाने के बाद तो उसको हम कहते हैं वेट वेट। ठीक है, ड्राई वेट, ये आपने डिफरेंस याद करना है। उसके बाद अब हमारे पास क्या है कि और इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। वेट चेक करना होता है, उसके अलावा वाइटल साइंस लेने होते हैं, इनटेक आउटपुट चेक करनी होती है और लैब्स वगैरह भेजनी होती हैं। तो ये सारे उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसकी ड्यूटीज होती हैं आईसीयू नर्सिस की। ठीक है, उसके बाद नर्स ने क्या करना होता है कि पेशेंट के अंदर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, इसको भी असेस करना होता है। अब ये साइंस कौन कौन से हो सकते हैं? थर्स्ट, ठीक है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, टैकीकार्डिया, पुअर स्किन टर्गर, ये सारे साइंस होते हैं डिहाइड्रेशन के। ठीक है, इसको भी असेस करना है और फ्लूइड एक्सेस के साइंस को भी असेस करना है। अब फ्लूइड एक्सेस के साइंस क्या क्या हो सकते हैं? या तो उसकी बॉडी पे एडिमा होगा, ठीक है, उसके बाद जो लंग साउंड्स हैं वो एबनॉर्मल होंगी, एडवेंटिशियस होंगी। ठीक है, इन सबके ये जो हमारे सारे साइंस हैं ये किसके हैं? फ्लूइड एक्सेस के हैं। तो नर्स ने दोनों को असेस करना होता है। ठीक है, और फिर इनको असेस करने के बाद, डिटेक्ट करने के बाद प्रॉपर इंटरवेंशंस करनी होती हैं ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो पेशेंट में। ठीक है, ये आपने रीडिंग करनी है। उसके बाद आगे हम देखें तो ये भी यहाँ से भी कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि किसी भी पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करना हो तो उसका कौन सा इंडिकेटर है? वेट। ठीक है, अब इसी तरह अगर हमने किसी पेशेंट की बॉडी में प्रोटीन को असेस करना हो, उसके गेन को, उसके लॉस को असेस करना हो, तो उसका कौन सा इंडिकेटर है? नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, ये भी आपने एमसीक्यू याद करना है। अब यहाँ पे इसके आगे दो टाइप्स हैं नाइट्रोजन बैलेंस। पहले होता है क्या, ये हम देखते हैं। when the nitrogen intake equals the nitrogen output, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, अब इसमें आगे दो इसकी कैटेगरीज हैं, या तो होगा पॉजिटिव और या होगा नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या कब होता है? जब नाइट्रोजन का इनटेक जो है वो एक्सीड कर जाए नाइट्रोजन आउटपुट से। ठीक है, मतलब कि उसकी जो आउटपुट है वो कम आ रही है और जो इनटेक है वो ज्यादा है नाइट्रोजन का। ठीक है, अब ये किस कंडीशन को इंडिकेट करता है? कि बॉडी में टिश्यूज की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब सर्जरी होती है या कोई पर्सन जो है वो रिकवर कर रहा होता है तो उसकी बॉडी में टिश्यूज डिवेल्प हो रही होते हैं, टिश्यूज की रीबिल्डिंग हो रही होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है। मतलब कि जो इनटेक है, मतलब कि जो उसका यूज है उसके अंदर बॉडी में नाइट्रोजन का वो ज्यादा हो रहा होता है और उसकी जो आउटपुट है वो कम आ रही होती है। ठीक है, ये आपने कंडीशन याद करनी है। उसके बाद क्या है? नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। अब ये इसके ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट है नाइट्रोजन की वो ज्यादा हो जाती है, एक्सीड कर जाती है, और जो इनटेक है वो कम होता है। ठीक है, और ये कब होता है, किस कंडीशन में होता है? जब टिश्यूज की ब्रेक डाउन होती है। जाहिर बात है जब टिश्यू ब्रेक डाउन होगी टिश्यूज की, तो जो नाइट्रोजन है वो रिलीज होगा ना, तो आउटपुट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस याद करना है पॉजिटिव में और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हमारा मेजर टॉपिक है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ठीक है, ये हमने पढ़ना है आज, पूरा हम ये कवर करेंगे इंटेलिजेंट न्यूट्रिशन का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जो हमारे गोल्स हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो इसके थ्री मेजर गोल्स होते हैं। सबसे पहला गोल क्या है? प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैक्रोन्यूट्रेंट एंड माइक्रोन्यूट्रेंट डेफिशिएंसीज। मतलब कि हमने किसी भी पेशेंट में, किसी भी पर्सन में मैक्रोन्यूट्रेंट और माइक्रोन्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करना है, अगर होगी है तो उसको ट्रीट करना है। ये हमारा मेजर गोल है। उसके बाद क्या है? मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसको भी हमने मेंटेन करना है। और लास्ट पे क्या है कि हमने पेशेंट के अंदर मोर्बिडिटी रेट, मतलब डिजीज रेट, और डेथ रेट, मोर्टेलिटी को भी रिड्यूस करना है। तो ये हमारे तीन मेजर गोल्स होते हैं न्यूट्रिशनल सपोर्ट को प्रोवाइड करने के। ठीक है, अब अगर एक पेशेंट जो है वो ओरल इंटेक उसका अच्छा है तो उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उसकी न्यूट्रिशनल नीड है वो पूरी हो रही होती है। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो अनएबल होते हैं ओरल इंटेक के, तो हमने क्या करना होता है? उनको डिफरेंट मेथड्स के थ्रू न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, तो हम इसमें दो जो है ना वो न्यूट्रिशन की टाइप्स यूज करते हैं, दो रूट्स यूज करते हैं इसमें। सबसे पहले क्या है? इंटेरल न्यूट्रिशन, इंटेरल रूट, और दूसरा हमारे पास क्या है? पर इंटेरल रूट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये डिटेल में करेंगे इंटेरल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसको हम डिफाइन करें, इसको हम समझें तो ये क्या होता है? इंटेरल का मतलब निकला है इंटेरिक ट्रैक्ट से। ठीक है, मतलब कि जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट।
तो ये ऐसी फॉर्म होती है न्यूट्रिशन की, ये हम यहाँ से पढ़ते हैं, एनी फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिलीवर टू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट थ्रू अ फीडिंग ट्यूब। मतलब कि इसमें हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं क्या है, इसमें हम फीडिंग ट्यूब को यूज करते हैं, ठीक है। उस ट्यूब को हम डालते हैं नोज के थ्रू स्टमक के अंदर, ठीक है, स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्लेस करते हैं, और इसमें जीआई ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है। ये आपने याद करना है, इसका एमसीक्यू। आगे हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेरल न्यूट्रिशन इज कंसीडर्ड व्हेन द पेशेंट कैन नॉट और शुड नॉट ईट और इनटेक इज इनसफिशिएंट और अनरिलायबल। मतलब जब एक पेशेंट ओरल इनटेक नहीं ले रहा या अनएबल है वो, तो हमने क्या करना है, इंटेरल न्यूट्रिशन का रूट जो है वो यूज करना है, उसको कंसीडर करना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे एमसीक्यू लिखा हुआ है कि हमने इंटेरल न्यूट्रिशन को तब यूज करना है जब हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है पेशेंट का वो इंटैक्ट हो, ठीक है, मतलब कि फंक्शनल हो। क्योंकि हमने देखा कि इसमें जो है जीआई ट्रैक्ट का होना मस्ट है, उसका इंटैक्ट होना मस्ट है, उसका फंक्शनल होना मस्ट है। तो आपने ये कंडीशन याद करनी है कि जब एक पेशेंट का जीआई ट्रैक्ट फंक्शनल होगा तो तब हमारे पास ये जो रूट है वो प्रेफर्ड मेथड है न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने का, ठीक है। इफ द गट वर्क्स यूज इट। तो ये आपने एमसीक्यू याद करना है। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ इसकी जनरल पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो हमारा जीआईटी होता है, जीआईटी की जो इनर लाइनिंग होती है म्यूकोजा जिसको हम कहते हैं, वो उसका जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट डिलीवरी के ऊपर और एडिक्वेट ब्लड फ्लो के ऊपर, ठीक है। मतलब कि अगर जो हमारे पास जो जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको मिल रही है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल रही है, तो वो प्रॉपर फंक्शन करेगा, ठीक है। मतलब उसमें एट्रोफी नहीं होगी, वो उसके जो भी फंक्शंस हैं एब्जॉर्प्शन के और उसके बाकी वो भी काफी फंक्शंस होते हैं तो उसके वो मेंटेन रहेंगे, ठीक है। ये आगे लिखा हुआ है एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, बैरियर फंक्शन एंड इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द इंटेस्टाइन। तो इसके सारे फंक्शन जो है मेंटेन रहते हैं। कब रहते हैं, जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको प्रॉपर ब्लड फ्लो मिलेगा। तो आपने ये दो कंडीशन याद करनी है। उसके अलावा इसका एक और फंक्शन भी होता है कि जो हमारा गट होता है ना, उसकी इनर लाइनिंग में टिश्यूज होते हैं, इसको हम कहते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, ठीक है। ये इसको लाइन कर रहे होते हैं जीआई ट्रैक्ट को, ठीक है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, हमें पता है जो लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं उनका मेजर रोल होता है इम्यून सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसका इम्यून फंक्शन होता है, तो इसका मेजर रोल आपने याद करना है। इसको हम गाल्ट भी कहते हैं, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। तो एक इसका ये भी फंक्शन है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही उसके जीआई ट्रैक्ट के अंदर, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है, तो इसके जो भी फंक्शंस है ना, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, बैरियर फंक्शन और ये गार्ड वाला फंक्शन, ये सारे जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, प्रॉपर उसको फूड प्रोवाइड करनी है जीआई ट्रैक्ट के थ्रू और ब्लड सप्लाई हमने इंश्योर करनी है। उसके बाद जो भी उसके फंक्शन है वो मेंटेन हो जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने उसका जो जीआई ट्रैक्ट है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो रही, ठीक है, ब्लड सप्लाई लो है, तो उससे क्या होगा, जो गाल्ट है ना, जो लिम्फोइड टिश्यू है वो इम्पेयर हो जाएगा। अब जाहिर बात है जब इसका फंक्शन था इम्यून सिस्टम के अंदर, तो जब वो बैक्टीरिया जो है वो अंदर उसके अंदर चले जाएंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और उससे जो है वो आगे फर्दर रिस्पॉन्स जनरेट होगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है और मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आपने याद करनी है। जीआई ट्रैक्ट का जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट्स के ऊपर और ब्लड सप्लाई के ऊपर। जैसे ये दोनों इम्पेयर होंगे तो आगे इसके जो भी फंक्शंस हैं वो भी इम्पेयर्ड हो जाएंगे, और फर्दर जो है वो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है गट के अंदर, ठीक है, सेप्सिस वगैरह हो सकता है। तो ये हमारे पास इसका आपने जनरल पॉइंट्स याद करने हैं। उसके बाद आगे हम देखें तो ये हमने कहा था कि हमने जब असेसमेंट करनी है तो हमने फिजिकल असेसमेंट भी करनी है, हिस्ट्री भी लेनी है, लैब्स भी करवानी है। तो ये हमारे पास टेबल है फिजिकल असेसमेंट का, ये हम अब यहाँ से करते हैं। अब इसमें हमने क्या करना होता है, फिजिकल असेसमेंट में पूरी बॉडी की असेसमेंट करनी होती है, ठीक है, ताकि हम उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस कर सके, कोई भी उसके अंदर डिसऑर्डर है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर उसको असेस कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करनी है, जनरल असेसमेंट। इसमें हमने क्या देखना है, वीकनेस तो नहीं है उसको, फटीग तो नहीं है, वेट लॉस तो नहीं उसका हुआ हुआ, ठीक है। पहले हमने ये असेस करना है। उसके बाद हमने देखना है कि ये जो कंडीशंस हैं वो किस किस डिजीज को इंडिकेट करती हैं, ठीक है। उसको अगर वीकनेस और फटीग है तो मतलब उसको अनीमिया है, या उसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी हो सकती है, उसका जो एटीपी इनटेक, जो एनर्जी इनटेक है वो भी कम है, ठीक है, उसका न्यूट्रिशनल इनटेक कम है। तो ये आपने कंडीशन साथ में याद कर लेनी है। उसके बाद क्या है, हमने स्किन से स्टार्ट करना है, स्किन, हेयर एंड नेल्स, इन सबको हमने देखना है इसकी क्या कंडीशन है। ड्राई फ्लैक की स्किन होगी तो उसमें क्या डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके अलावा पुअर टर्गर ऑफ स्किन है तो उसमें क्या है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। उसके अलावा स्केली स्किन है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। इसके अलावा अकाइमोसिस है, ठीक है। तो ये सारी आपने ऐसे
जो भी इनकी वो है ना असेसमेंट हमने याद करनी है, साथ में कंडीशन भी याद करनी है, तो यहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं। उसके बाद आइज की हमने कंडीशन देखनी है कि उसको ब्लाइंडनेस तो नहीं है। हमें पता है कि जब ब्लाइंडनेस होती है तो उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। उसके अलावा कोई और आई डिसऑर्डर तो नहीं है। कंजक्टाइवा देखना है, उसके अलावा कोर्निया देखना है, कोई स्पोर्स तो नहीं है आइज के अंदर, ये सारे हमने चेक कर लेने हैं। उसके बाद हमने थ्रोट एंड माउथ को असेस करना है, ठीक है। इसमें टंग को देखना है, गम्स को देखना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने असेस करना है। इस सब में क्या होता है, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से सारी जो इंडिकेशंस है वो शो हो रही होती हैं। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर में क्या है, एडिमा होगा उसकी बॉडी में, ठीक है। पेरिफेरल एडिमा, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, इसकी क्या कंडीशन हो सकती हैं, ये आपने रीड करनी है। उसके बाद जीआई ट्रैक्ट में असाइटिस हो सकता है, इसमें जो फ्लूइड है वो अकोमुलेट कर जाता है, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। तो ये किसकी वजह से होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, अल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी की वजह से। उसके बाद है मस्कुलोस्केलेटल, इसको हमने असेस करना है, बोन पेन होगी उसको, बो लेग मतलब कि जो लेग्स हैं वो बेंट हुई होंगी। उसके अलावा मसल वेस्टिंग को हमने असेस करना है। तो ये सारी भी जो है ना विटामिन की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे क्या है, उसका नर्वस सिस्टम को असेस करना है। उसका जो मेंटल स्टेटस है वो अल्टर तो नहीं है, पैरास्थीजिया नमनेस वगैरह तो नहीं उसको हो रही, ठीक है। तो इसमें भी हमने उसको असेस कर लिया। तो ये हमने टेबल वाइज ऐसे हमने इसकी फिजिकल असेसमेंट करनी होती है पेशेंट की, ताकि हम उसकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको असेस कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि जो इसका लास्ट वाला पार्ट था ना, लैब स्टडीज हमने करवानी है, लैब रिपोर्ट्स करवानी है। तो इसमें भी हमने कौन कौन सी लैब्स करवानी होती हैं, किसको असेस करना होता है, हमने उसकी एचबी देखनी होती है, ठीक है। उसका हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, इससे भी हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर बॉडी के अंदर एनीमिया तो नहीं है, ठीक है। कोई प्रोटीन डेफिशिएंसी तो नहीं है, डिहाइड्रेशन तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हमने इसका हिमेटोक्रिट देखना होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, आरबीसी की रेशो देखते हैं। उसके बाद एल्ब्यूमिन का लेवल देखना है, प्रोटीन डेफिशिएंसी तो नहीं है, एक्सेस तो नहीं है, ठीक है। टोटल प्रोटीन देखनी है, प्री एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, ये सारी प्रोटीन्स के लेवल हमने चेक करने होते हैं उनकी लैब स्टडीज के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमने चार कंपोनेंट्स पढ़े थे, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट और लैब स्टडीज, ये दो टेबल आपने करने हैं और बाकी दो पॉइंट्स आपने वहां से कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो इंटेरल फीडिंग होती है ना, वो हमारे पास इजियर मेथड होता है, सेफर है और लेस कॉस्टली है एज कम्पेयर टू पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये आपने एमसीक्यू याद कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है कि हमारा गोल क्या होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, इंटेरल न्यूट्रिशन के हमने उसके जो ओरल इंटेक है ना उसको हमने अब रिज्यूम करना है, उसको हमने मेंटेन करना है, ठीक है। तो हमने उसको उसकी तरफ लेके जाना होता है। इसके बाद आगे हम देखें तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टेबल फिर एक और आ गया है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू इंटेरल न्यूट्रिशन, मतलब कि हमने किस कंडीशन में इंटेरल न्यूट्रिशन को यूज नहीं करना, ठीक है। अब इसकी हमारे पास ये टेबल है, तो इसमें दो इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहले क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, और दूसरी क्या है, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि अगर एक पेशेंट का जीआईटी ट्रैक्ट है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, अगर वो फंक्शनल होगा, वो इंटैक्ट होगा, तब हमने यूज करना है, तब हमने इस मेथड को प्रेफर करना है, ठीक है। तो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगी, इसके ऑपोजिट होगी, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसके अंदर, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर, तो तब हमने क्या करना है, इसको यूज नहीं करना। तो इसकी जो मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो क्या है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन द जीआई ट्रैक्ट। उसके बाद क्या है, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस के जो अदर्स जो है आप इस कंडीशन में हमने यूज नहीं करना होता, वो कौन कौन सी हैं, इसमें स्वेयर हेमोरेजिक पैंक्रियाटाइटिस आ जाता है। उसके अलावा इंटेरोकोलाइटिस है, ठीक है, मतलब कि स्वेलिंग हुई हुई है उसके अंदर कोलोन के अंदर या जीआई ट्रैक्ट के अंदर। उसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड इलियस है, ठीक है। अब ये भी इसका पार्ट है ना, जीआई ट्रैक्ट का पार्ट है, इलियस इंटेस्टाइन का पार्ट है। उसके बाद सीवियर डायरिया है, वोमिटिंग है, फिस्टूलाज है अंदर कोई। उसके अलावा इंटेस्टाइनल डिसमोटिलिटी है, उसकी जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, फंक्शनल नहीं है। उसके बाद इस्कीमिया हुआ है। तो ये सारी कंडीशंस में हमने क्या करना है, इसको यूज नहीं करना, ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस है इसकी, ये आपने याद करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपने मोनिका आपने साथ साथ लिख लेने हैं, ठीक है, जैसे भी आपको याद होते हैं। उसके बाद अब हम देखें तो इसका टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये भी, कि हमने जो फीडिंग ट्यूब्स को यूज करना है, मैंने आपको बताया कि इसमें हम फीडिंग ट्यूब को यूज करते हैं ना, इसमें हम नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू जो है वो ट्यूब को इंसर्ट करते हैं जीआई ट्रैक्ट के अंदर। इसमें स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आती है। तो इसमें जो फीडिंग ट्यूब्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेजो इंटेरल फीडिंग ट्यूब्स, ठीक है। नेजो नो से निकला है, और इंटेरल मीन इंटेरिक ट्रैक्ट, मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब उस ट्रैक्ट में हमारे पास स्टमक भी आता है, इंटेस्टाइन भी आ जाती है। तो अब इसको अगर हम यहाँ से डिफाइन करें, नेजो इंटेरल ट्यूब्स आर इंसर्टेड थ्रू द नोज और माउथ एंड एडवांस्ड थ्रू द इसोफिगस इनटू द स्टमक, ड्यूडेनम और जिजिनम, ठीक है।
तो ये हमारे पास इसके तीन पार्ट्स हैं जहाँ पे इनको हम इंसर्ट करते हैं, इस ट्यूब को नोज और माउथ के थ्रू इंसर्ट करते हैं। और ये किस में जाती है, स्टमक में जा सकती है। अगर स्टमक में जा रही है तो उसको हम कहेंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, अगर वो ड्यूडेनम में जा रही है तो उसको हम कहेंगे नेजो ड्यूडेनल ट्यूब, ठीक है। अगर वो जेजुनम में जा रही है तो उसको हम कहेंगे नेजो जेजुनल ट्यूब, ठीक है। अब जो मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं वो आपको पता है, नेजोगैस्ट्रिक एनजी ट्यूब्स यूज होती हैं जो कि हम नोज के थ्रू इंसर्ट करते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इसकी इंडिकेशन कि हम इसको कब यूज करते हैं, तो ये हम तब यूज करते हैं जब हमने शॉर्ट टर्म के लिए इसको यूज करना हो, मतलब कि लेस देन 4 to 6 वीक के लिए हमें किसी पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, उसको फीडिंग प्रोवाइड करनी है, तो हमने नेजो इंटाइक ट्यूब को यूज करना है, ठीक है। ये आपने एमसी को याद करना है इसकी, ये ड्यूरेशन लेस देन 4 to 6 वीक्स, ठीक है। उसके अलावा इसका एक ये भी फायदा होता है कि इसका जो डायमीटर है ना वो कम होता है, मतलब ये थोड़ी सी वो होती है, पतली सी होती है, तो इससे क्या होता है कि एस्पिरेशन का रिस्क जो है वो कम होता है, ठीक है। एस्पिरेशन का रिस्क कम होता है और उसमें जो रिफ्लक्स है वो भी प्रिवेंट हो जाता है, तो इसमें इसके ये बेनिफिट्स आ सकते हैं। उसके अलावा आगे हम देखें तो इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि जब हम इसको यूज करते हैं तो इसमें क्या क्या पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं नेजो इंटरनल ट्यूब से। सबसे पहले क्या है, साइनोसाइटिस। देखें, अब हमने ट्यूब को इंसर्ट करना है नोज के थ्रू, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे साइनसेस होती हैं, ठीक है, तो वो डिस्टर्ब हो सकती है, वहां पे स्वेलिंग हो सकती है, तो सबसे पहले क्या आती है, साइनोसाइटिस। आप आपने कैसे याद करनी है इनको, पाथवे के थ्रू याद करना है, मतलब हम नोज से डाल रहे हैं ना, तो नोज में क्या क्या आ जाएगा, साइनोसाइटिस आ सकता है। उसके अलावा एपिस्टेक्सिस, मतलब कि नोज ब्लीड कर सकता है। उसके बाद क्या है, नेजल सेप्टम जो है उसकी इरोजन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमने नोज से डालना है तो नोज की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सबसे पहले आएंगी। उसके बाद क्या है, ओटाइटिस, ठीक है। ओटाइटिस क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो नोज है, नोज और ईयर के दरमियान में एक ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है, इसको हम कहते हैं यूस्टीशियन ट्यूब, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है कि जो हमारा जो है ना एयर का इन्फेक्शन हो सकता है, इसको हम कहते हैं ओटाइटिस, ठीक है। उसके बाद क्या है, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो सकता है। उसके अलावा इसोफिजियल स्ट्रिक्चर्स हो सकते हैं, मतलब इसोफिगस से गुजर के स्टमक में जाएगी ना वो ट्यूब, तो इसोफिजियल जो है उसकी भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो ये हमारे पास जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन आपने याद कर लेनी है। उसके बाद इसकी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि अगर हम इसको प्रॉपर जो है वो नहीं डालेंगे, प्रॉपर इंसर्ट नहीं करेंगे, तो ये ट्रेकिया में भी जा सकती है, ट्रेकिया में, लंग्स में एंटर हो सकती है। तो हमारे इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है, मतलब कि उसका जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस है वो राइज हो सकती हैं। तो हमने इसमें कॉन्शियसली जो है वो डालनी होती है, इस ट्यूब को डालना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे ही इसको हम डालते हैं तो उसको हम कंफर्म करते हैं कि उसकी जो प्लेसमेंट है वो सही हुई है कि नहीं हुई। तो हमने क्या करना, हमने डिफरेंट टेस्ट करते हैं इसमें। सबसे जो मोस्ट कॉमन इसका है जो टेस्ट है, इसको रेडियोग्राफ करते हैं, एक्सरे करते हैं, उसको कंफर्म करने के लिए कि वो सही जगह पे इंसर्ट हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो ये हम देखते हैं इसके और कौन कौन से मेथड है इसको कंफर्म करने के लिए, इसकी प्लेसमेंट को, ठीक है। तो ये हमने याद यहाँ तक कर लिया। उसके बाद आगे यहाँ से एक एमसीक्यू आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो पेशेंट जिनके अंदर फ्रैक्चर होता है ना, स्कल फ्रैक्चर। अब ये टाइप होती है स्कल फ्रैक्चर की, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। जिन पेशेंट्स में ये स्कल फ्रैक्चर होता है उसमें भी हमने ये ट्यूब को यूज नहीं करना, इसमें भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। अब ये क्यों हमने इसमें यूज नहीं करना, क्योंकि अब ये जो फ्रैक्चर होता है ना, इसमें क्या होता है कि अब ये टाइप लिखी हुई है एक क्रिबीफॉर्म फ्रैक्चर। अब इसमें क्या होता है कि जो ट्यूब है ना वो इस फ्रैक्चर के थ्रू जो है वो ब्रेन में जा सकती है, ठीक है। इस फ्रैक्चर में क्या होता है कि वो जो वहां पे जो स्कल होता है ना उसमें एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, इस फ्रैक्चर के जरिए। तो जो ट्यूब हमने इंसर्ट की होती है नोज के थ्रू, वो नोज से पास करती हुई फ्रैक्चर के थ्रू ब्रेन में जा सकती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है इस कंडीशन में, इसको यूज नहीं करना। तो हमने उन कंडीशन में पेशेंट में उसको ओरली पास करना होता है। पहले हम क्या कर रहे थे, नोज के थ्रू पास कर रहे थे। अब जिन पेशेंट्स के अंदर ये फ्रैक्चर होता है, स्कल फ्रैक्चर, तो इसमें हमने इन फीडिंग ट्यूब्स को किसके थ्रू करना होता है, माउथ के थ्रू करना होता है, ठीक है, ओरली इंसर्ट करना होता है। ये आपने एमसीक्यू लाजमी याद करना है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके कुछ मेथड्स बताए हुए हैं प्लेसमेंट के, अगर हमने असेस करना है कि वो सही जगह पे इंसर्ट हुई है कि नहीं हुई। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका मेथड है वो क्या है, रेडियोग्राफ, मतलब इसमें हम एक्सरे करवाते हैं कि वो सही जगह पे इंसर्ट हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। उसके अलावा कुछ और मेथड्स हैं जो कि आपने खुद भी जो है ना इनको एक्सपीरियंस किया होगा क्लिनिकल साइट पे। इसमें हम क्या करते हैं, पीएच चेक करते हैं, मतलब थोड़ा सा एस्पिरेट निकालते हैं और इस एस्पिरेट की जो है वो पीएच स्ट्रिप के थ्रू पीएच चेक करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो स्टमक है उसकी उसमें जो होता है कंटेंट होता है उसकी पीएच कम होती है, 5 या 5 से कम होती है। तो अगर उसकी पीएच 5 या 5 से कम आई है तो मतलब कि वो जो ट्यूब है वो डायरेक्टली स्टमक में गई है, ठीक है।
इसको हमने असेस करना है। उसके अलावा वो जो पीएच से सॉरी जो एस्पिरेट आ रहा होता है ना, उसकी हमने अपीयरेंस चेक करनी है कि वो किस कलर का है, ठीक है। उस कलर से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो ट्यूब है वो स्टमक में गई है या कहीं और गई है। उसके बाद आगे क्या है कि हमने आस्कल्टेशन करनी होती है, ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। आस्कल्टेशन के थ्रू हम असेस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये था रेडियोग्राफ, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। और ये जो है ना, हमें हमें इसको यूज करना चाहिए, ठीक है। इसमें हम एक्सरे करवाते हैं उसकी प्लेसमेंट को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। ये आपने मेथड्स याद करने हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आती है, नेजो इंटेरल ट्यूब्स, ठीक है। और दूसरी हमारे पास होती है इंटेरोस्टोमल फीडिंग ट्यूब्स। अब इसमें अगर आप इसको वर्ड बताऊं, इंटेरो मीन इंटेरिक ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब कि जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है। उसके बाद क्या है, स्टोमल, स्टोमा भी स्टोमा से निकला है ये, मतलब ओपनिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट स्टमक में या इंटेस्टाइन में स्टोमा क्रिएट करते हैं, ओपनिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें अब क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। इफ थेरेपी, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका जो ड्यूरेशन अगर शॉर्ट होगा ना, लेस देन 4 to 6 वीक्स होगा, तब हमने ये ट्यूब्स यूज करनी है, ठीक है। लेकिन अगर हमें चाहिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, मतलब 1 मंथ या उससे भी ज्यादा हमने पेशेंट को जो है वो देनी है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, उसको फीडिंग देनी है, तो हमने फिर ये वाला मेथड यूज करना है। हमने इंटेरोस्टोमल फीडिंग ट्यूब्स को इंसर्ट करना होता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये परमानेंट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, कैन बी इंसर्टेड थ्रू द एब्डोमेन इनटू द स्टमक और जिजनम, ठीक है। मतलब कि ये मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाई हुई है कि जैसे एक पेशेंट है, ठीक है, ये एक पेशेंट है, ठीक है, ये स्पाइन पोजीशन में लेटा हुआ है और ये इसका एब्डोमेन है, ठीक है। इसमें अब क्या है कि हमने डायरेक्ट यहाँ पे स्टोमा क्रिएट किया है, यहाँ पे हमने इंसिजन दिया उसको, ठीक है, और डायरेक्ट हमने ट्यूब पास कर दिया उसके स्टमक के अंदर या उसकी इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह के जो मेथड है इसको हम कहते हैं इंटेरोस्टोमल फीडिंग ट्यूब्स। अब यहाँ पे अगर हम उसको डाल रहे हैं स्टमक के अंदर, ठीक है, उस ट्यूब को एब्डोमेन के थ्रू, तो उसको हम कहेंगे गैस्ट्रोस्टोमी। और अगर हम डाल रहे हैं उसकी जिजनम के अंदर, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे जिजनोस्टोमी, ठीक है। ये आपने डिफरेंस याद करना है। अब इसके भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो कि हम इनको इंसर्ट करते हैं, इन ट्यूब्स को उसकी एब्डोमेन के थ्रू उनके स्टमक के अंदर और जिजनम के अंदर। ये टेक्निक्स आपने जस्ट रीड करनी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हम देखें तो कौन सी टेक्निक है, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो एब्डोमेन है उसमें इंसिजन देते हैं, ठीक है। और इसमें जो एंडोस्कोपी है ना, वो किसके लिए यूज करते हैं, विजुअलाइजेशन के लिए। मतलब कि एक कैमरा होता है इसके अंदर जो कि हमें बता रहा होता है कि हम सही जगह पे इंसिजन दे रहे हैं, सही जगह पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है ना प्रॉपर इसमें हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम एंडोस्कोपी को यूज करते हुए इंसिजन देते हैं, उसके बाद फिर हम जो ट्यूब है उसको इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, फीडिंग ट्यूब को, चाहे वो गैस्ट्रोस्टोमी है चाहे वो जिग्नोस्टोमी है, ठीक है। ये यहाँ से आपने याद करना, रीडिंग करनी है जस्ट। इसके अलावा इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ इसके कॉम्प्लिकेशन है, ये आपने रीड कर लेना। उसके बाद सेकंड पे क्या है, सर्जरी। सर्जरी में हम क्या करते हैं, ये तकरीबन सेम ही मेथड है, इसमें भी हम क्या करते हैं, इंसिजन देते हैं एब्डोमेन के अंदर। लेकिन अब ये जो है ना हमारे पास, इसमें हम देते हैं इसको प्रॉपर एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब इसकी इसकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये भी आपने रीड कर लेने हैं। उसके अलावा क्या है, लेपेरोस्कोपी, ठीक है। अब लेप्रोस्कोपी जो है वो थोड़ी सी एडवांस्ड है, जैसे हमने पढ़ा था एंडोस्कोपी, ये थोड़ी सी इससे एडवांस है लेप्रोस्कोपी से, लेकिन इसके जो ज्यादा इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, ये लेस पेनफुल होती है, लेस इन्वेसिव होती है, ठीक है। ये आपने याद कर लेना। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट पे है वो है फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी में भी क्या होता है कि हमारे पास कैमरा होता है प्रॉपर, उसको हम इंसर्ट करके और प्रॉपर जो है उसे विजुलाइज करके हम ट्यूब्स को इंसर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्लोरोस्कोपी के थ्रू हम गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं उसके स्टमक में और जिनोस्टोमी में उसकी जिजनम के अंदर, ठीक है। तो इसकी भी कुछ एडवांटेज हैं कुछ डिसएडवांटेज, आपने रीड कर लेना है। ये आपने जस्ट चार मेथड जो हमें लिस्ट करने होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जब हमने उसकी ट्यूब को इंसर्ट कर लिया, ठीक है, चाहे वो गैस्ट्रोस्टोमी है चाहे वो जिजनोस्टोमी है, तो हमने उसकी प्रॉपर उसको जो है ना स्क्योर करना होता है, हमने उसकी प्रॉपर केयर करनी होती है, ठीक है। अब इसकी केयर में देखें, इससे पहले हम देखते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिंड्रोम, ये आपने याद करना है, बरीड बम्पर सिंड्रोम। अब ये क्या होता है कि जब हम उसको, अच्छा यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली इसकी डायग्राम दी होगी, ये वाली, ये देखिए हमारे पास क्या है, एब्डोमेन है पेशेंट का, ठीक है, मतलब स्पाइन पोजीशन में लेटा हुआ है और ये हमने यहाँ पे स्टोमा क्रिएट किया है। स्टोमा मतलब कि यहाँ पे इंसिजन दिया है और यहाँ से हमने उस ट्यूब को इंसर्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल रिटेंशन डिवाइस, जो कि उसको होल्ड करके रखती है, ठीक है, उस ट्यूब को होल्ड करके रखती है, उसको मूव नहीं होने देती,
ठीक है, एक ये होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल रिटेंशन डिवाइस, ये आपने याद करना है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर हम इस डिवाइस को ज्यादा टाइट कर देना, ठीक है, रिटेंशन डिवाइस को ज्यादा टाइट कर दें, तो उससे क्या होगा कि उसका जो टिश्यू है ना वो इरोजन उसकी हो सकती है, वो डैमेज हो सकता है, उसका जो बॉडी का अंदर वाला टिश्यू है ना एब्डोमेन का, वो डैमेज हो सकता है। तो हमने क्या करना है, उसको थोड़ा सा हमने लूज रखना है, ठीक है, ताकि जो उसकी स्किन की या म्यूकोजा की इरोजन जो है वो ना हो। ठीक है, अगर वो हो जाती है टाइट होने से तो उसको हम कहते हैं बरीड बम्पर सिंड्रोम, मतलब कि जो डिवाइस है वो टू टाइट है, ठीक है, उसके टिश्यू जो है वो इम्बेड हो गए हैं, वो जो है ना डैमेज हो गए हैं। तो हमने इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करना होता है, थोड़ा सा उसको मूवेबल रखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 1 by 4 इंच जो है ना उसको हमने मूवेबल रखना होता है, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें टिश्यू की इरोजन को। ठीक है, ये आपने इसकी एमसी को याद कर लेना है यहाँ से। उसके बाद अब जो हमने केयर प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट को, हमने उस एरिया को प्रॉपर क्लीन करना होता है, ठीक है, उसको ड्राई रखना होता है, ठीक है, ताकि स्किन ब्रेक डाउन ना हो, वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। उसके अलावा हमने ड्रेसिंग करनी होती है प्रॉपर, ठीक है, स्टोमक, आपको पता है स्टोमक केयर कैसे होती है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो हमने उसकी प्रॉपर क्लीनिंग, उसकी जो है ना मेंटेन करना होता है ड्रेसिंग को, ठीक है, ये आपने जस्ट यहाँ से रीडिंग करनी है। उसके अलावा हमने क्लीन कैसे करना है, विद सोप एंड वाटर, ठीक है। और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, कोई इन्फेक्शन वहाँ पे हो रहा है, कोई रेडनेस फील हो रही है, तो हमने नोटिफाई करना होता है फिजिशियन को, ठीक है, और हमने ट्यूब को दोबारा री इंसर्ट करना होता है, ठीक है, उसको निकाल के। तो ये हमारे पास की थी केयर। आगे हम देखें तो ये मैंने आपको बताया कि जब हम पी उसकी सॉरी ट्यूब की प्लेसमेंट को कंफर्म करते हैं, तो इसमें एक मेथड था पीएच, जो हम पीएच देखते हैं कि अगर उसकी पीएच जो है वो अब हम ये देखते हैं इसकी कैटेगरी वाइज कि अगर स्टमक में है, अगर गई है तो उसकी पीएच कितनी आनी चाहिए, अगर वो स्मॉल बावल में गई है तो कितनी आनी चाहिए, मतलब इंटेस्टाइन में गई है तो, ठीक है, और अगर ट्रेकिया में चली गई है तो पीएच कितनी होगी, प्लूरल स्पेस में गई है तो पीएच कितनी होगी। ठीक है, तो ये हम देखते हैं, यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टमक। अब जो स्टमक में अगर वो गई है तो उसकी जो हमने एस्पिरेट निकाला है इंजेक्शन के थ्रू, सिरिंज के थ्रू, उसकी जो पीएच अगर हम चेक करेंगे पीएच स्ट्रिप के थ्रू, तो उसकी पीएच जो है वो 5 और लेस होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर इसकी जो अपेयरेंस है, अगर वो स्टमक में गई है तो उसकी जो अपेयरेंस है ना एस्पिरेट की, वो होनी चाहिए ग्रासी ग्रीन, या फिर क्लियर, या फिर कलरलेस। ठीक है, ये इसकी हमारे पास अपेयरेंस होगी। अगर वो स्मॉल बावल में गई है तो उसकी पीएच थोड़ी ज्यादा होगी, 6 और ग्रेटर। और जो कलर है इसका, जो इसकी अपेयरेंस है वो थोड़ी सी बाइल बाइल की फॉर्म में होगी, बाइल स्टेन्ड होगी, ठीक है, लाइट टू गोल्डन येलो होगी, या फिर ब्राउनिश ग्रीन होगी, थिक होगी, ये सारा आपने रीड करना है। उसके बाद क्या है, अगर वो ट्रेकिया में गई है या ब्रोंक्यूल्स में चली गई है, तो तब क्या होगी, पीएच उसकी 6 और ग्रेटर होगी। और जैसे हम सक्शनिंग करते हैं ना, तो उसमें जो फ्लूइड आ रहा होता है, जो उसमें वो आ रहा होता है मटेरियल सा, उसका जो कलर होगा ना वैसे इसका कलर होगा, ठीक है, उसकी अपेयरेंस वैसी होगी फ्लूइड की। उसके बाद लास्ट पे क्या है, प्लूरल स्पेस, अगर वो वहां पे चली गई है तो उसकी जो पीएच है ना एस्पिरेट की, वो 6 है, उससे ग्रेटर होगी, और इसका जो कलर है ना वो वाटरी होगा या ब्लड टिंग्ड होगा, थोड़ा सा ब्लड आ रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपने जैसे यहाँ से रीड करना है कि क्या क्या अपेयरेंस हो सकती है और क्या क्या पीएच हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं अब इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है, मतलब कि जो हमने इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, उसको इंटरनल न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, और हमने किस बेस पे सिलेक्शन करनी होती है। तो इसमें हमने क्या क्या करना होता है, इंटरनल न्यूट्रिशन सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द पेशेंट क्लिनिकल स्टेटस, मतलब कि पेशेंट का स्टेटस कैसा है, उसको किस किस न्यूट्रिएंट की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट की बेस पे हमने सिलेक्ट करना होता है उसका फॉर्मूला। उसके अलावा डॉक्टर ने क्या क्या इसका रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, कौन सी इलेक्ट्रोलाइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, हमने वो देखना होता है। उसके अलावा उसका जो जीआरटी फंक्शन है वो कैसा है, ठीक है, नॉर्मल है या इंटैक्ट है कि नहीं है, वो हमने असेस करना है। उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है फॉर्मूला। उसके अलावा उसकी कॉस्ट पे डिपेंड करता है, उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमने क्या करना है, उसके फॉर्मूला की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, अब ये जो पूरा फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटेलिजेंट न्यूट्रिशन का, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स एंड वाटर, मतलब के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है, और मिनरल्स वगैरह सारा कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है, ये सारी इसकी कॉम्पोजिशन है। उसके बाद अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एमसी को आपने याद करना है कि हमने जो स्टार्टिंग में उसका रेट रखना होता है ना, वो हमने स्लो रेट पे उसको स्टार्ट करना होता है फार्मूला को, जो हम उसको इंसर्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि 20 to 30 ml पर आवर, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम इंक्रीज करते जाते हैं उस रेट को। तो ये आपने जस्ट यहाँ से एमसी को याद करना है। उसके बाद अब यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं, जो हम उसको फीडिंग देते हैं ना, इंटेरल फीडिंग, इसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है बोलस फीडिंग और एक होता है हमारे पास कंटिन्यूअस फीडिंग। ठीक है, अब बोलस फीडिंग में हम क्या करते हैं कि ये हमारे इसमें हमने एक सिरिंज यूज करते हैं, एक बड़ी सिरिंज होती है, उसमें हम एक ही टाइम पे जो है उसको लार्ज वॉल्यूम जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, फॉर्मूला इसको हम कहते हैं, जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स होते हैं, सारे कंपोनेंट्स होते हैं।
तो इसमें हमने याद क्या करना है, सिरिंज के थ्रू हमने उसको लार्ज वॉल्यूम फॉर्मूला का इंसर्ट करना होता है आहिस्ता आहिस्ता, 5 to 10 मिनट्स के अंदर उसको हमने, अब यहाँ पे लिखा हुआ वॉल्यूम 400 ml, हमने क्या करना है उसके सिरिंज के थ्रू जो है उसको इंसर्ट करना होता है। और ये हम कितनी बार करते हैं एक दिन के अंदर, 5 to 6 times a day। ठीक है, ये आपने याद करनी, यहाँ से रीडिंग कितना देना होता है, कितने टाइम में देना होता है, और एक दिन में कितनी बार देना होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम और टाइम, ये आपने याद करना है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो बोलस फीडिंग है उसका फायदा क्या होता है, क्योंकि अब इसमें कोई डिवाइस हम यूज नहीं कर रहे होते, पेशेंट जो है वो मूव कर सकता है, उसकी जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज ही होती है। ठीक है, वो फ्री होता है, कोई भी इसको हम डिवाइस यूज नहीं करे, कोई डिवाइस लगा नहीं रहे उसको। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे आपने एक और एमसीक्यू क्या याद करना है कि अगर एक पेशेंट का जो स्टमक है ना, स्टमक, जब हम गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब डालिए ना, या फिर हम उसको क्या हम कहते हैं नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब हम यूज करें, तो तब हमने बोलस फीडिंग देनी है, मतलब जिसमें हमारा स्टमक जो है ना पेशेंट का वो इन्वॉल्व है, तो तब हमने बोलस फीडिंग देनी होती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसकी जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो वोलस फीडिंग है ना, वो पेशेंट जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाता। अब इसमें क्या होता है, उसको नोजिया हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, क्रैम्पिंग, डायरिया और एस्पिरेशन हो सकती है। ठीक है, तो हमने इस कॉम्प्लिकेशंस को भी असेस करना होता है साथ साथ। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इसमें सिरिंज को यूज करना है, लार्ज सिरिंज को यूज करते हुए हमने उसको लार्ज वॉल्यूम, जैसे हम पुश नहीं देते एक टाइम पे बोलस दे देते हैं पेशेंट को, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम में, ठीक है, एट अ टाइम। उसके अलावा हमने इसमें टाइम याद करना है और फ्रीक्वेंसी याद करनी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एमसी को याद करना है कि जब पेशेंट का जो स्टमक है वो काम कर रहा है, स्टमक इंटैक्ट है, तब हमने ये वाला मेथड जो है वो यूज करना है। ठीक है, बोलस फीडिंग वाला। और लास्ट पे हमने इसकी कॉम्प्लिकेशंस देख ली। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड मेथड है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फीडिंग। अब कॉन्टिन्यूस फीडिंग में क्या है कि हम इसमें कांस्टेंट जो है वो उसको दे रहे होते हैं, फार्मूला जो है वो चल रहा होता है। जैसे आपने देखे होंगे जो इन्फ्यूजन पंप्स नहीं होते, जो 24 आवर्स पेशेंट को मेडिसिन जा रही होती है, कांस्टेंट रेट हमने सेट किया होता है, फ्लो रेट, उस रेट पे जो 24 आवर्स इसको चलता रहता है। ठीक है, जो भी, तो इस तरह हमने इसको रिलेट करके ना, इससे ये आपने याद करना है कि इसमें हम फीडिंग पंप को यूज करते हैं। उसमें क्या था, सिरिंज थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, फीडिंग पंप है। अब ये एक डिवाइस आ गई है ना, फीडिंग पंप एक डिवाइस है, इसको यूज करते हुए हमने उसका एक रेट सेट करना है, कांस्टेंट रेट, जो कि 24 आवर्स का चलता रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या आपने एमसी को याद करना है कि जब पेशेंट को हम दे रहे हैं, इंटेस्टाइन के अंदर उसकी जा रही है, ठीक है, उसकी जो फीडिंग ट्यूब हमने इंटेस्टाइन के अंदर इंसर्ट की हुई है ना, मतलब कि उसमें हमने गैस्ट्रो सॉरी जो है जिजनोस्टोमी की हुई है, या हम उसको नेजोजिजनल ट्यूब डाली है, नेजोड्यूडेनल ट्यूब डाली हुई है, तब हमने क्या करना है उसको ये वाला मेथड यूज करना है, कंटिन्यूस फीडिंग वाला। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है कि अब इसमें पेशेंट का जो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो पेशेंट है ना वो मोबाइल नहीं होता। ठीक है, वो फ्री नहीं होता, क्योंकि इसमें अब उसको डिवाइस लगी है। ठीक है, तो वो इतना फ्री जो है वो फील नहीं करता। इसमें आपने ये याद करना है। उसके अलावा अब यहाँ पे इतना कोई खास लिखा नहीं हुआ, ये आपने ऐसे याद करना है। उसके बाद अब यहाँ पे हम देखें तो ये टेबल दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इंटेग्रल फार्मूलाज। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास टाइप्स होती है ना, वो 4 टाइप्स हैं जो हमने फार्मूलाज पढ़े ना, सॉरी फार्मूलाज में हमने देखा कौन कौन सी कॉम्पोजिशन होती है इसकी, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, और विटामिन, मिनरल्स, वाटर, सारा कुछ होता है। तो हमने क्या करना है, उसकी रिक्वायरमेंट की बेस पे हमने फार्मूला सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब जो फार्मूला है वो उसकी 4 टाइप्स हैं, पॉलीमेरिक है, पेप्टाइड है, मॉड्यूलर है और इम्यूनो न्यूट्रिशन है। ठीक है, इसको हम देखें तो इसकी क्या क्या कॉम्पोजिशन है। जो हमारे पास है पॉलीमेरिक, पॉली मीन मैनी, ठीक है, मतलब कि मैनी कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। इसमें हमारे पास जो है ना सारा सारा कुछ जो है मिक्स होता है। इसमें हमारे पास प्रोटीन्स भी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ठीक है, और प्रॉपर एनर्जी भी होती है। ठीक है, तो हमने हमारे पास फर्स्ट टाइप है ना इसकी पॉलीमेरिक की, इसमें सारा कुछ होता है। ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, पेप्टाइड फार्मूला। पेप्टाइड मतलब कि प्रोटीन्स, इसमें जस्ट प्रोटीन होंगी, और वो किस फॉर्म में होंगी, डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स। ठीक है, ये आपने याद करना है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, मॉड्यूलर। मॉड्यूलर में क्या होगा, हमारे पास इंडिविजुअल कंपोनेंट होंगे, या तो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, या प्रोटीन होगी, या फैट होगी। ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होंगे। उसके अलावा हमारे पास क्या है, इम्यूनो न्यूट्रिशन, मतलब इसमें हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे, ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो कि उसके इम्यून सिस्टम को इनहांस करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सिलेक्शन करनी होती है ना। तो मैंने आपको बताया कि हमने उसकी न्यूट्रिशन स्टेटस की बेस पे सिलेक्ट करना होता है कौन सा फार्मूला उसको चाहिए। उसको अगर प्रोटीन चाहिए ज्यादा तो हमने ये वाला फार्मूला लगा देना उसको। ठीक है, उसको अगर उसकी हमने इम्यून सिस्टम को फास्ट करना है, उसको इन्हांस करना है, तो हम ये वाला लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें हमने ये सिलेक्ट करना होता है उसकी कंडीशन की बेस पे। ठीक है,
ये हम टेबल इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि हमने उसकी प्रॉपर असेसमेंट करनी होती है, उसका हमने रेट चेक करना होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंट बेसिस पे, ये आपने रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि हमने जब उसको ये दे रहे होते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फार्मूला दे रहे होते हैं, तो हमने उसकी जो ट्यूब है ना, फीडिंग ट्यूब, उसको हमने चेक करना होता है कि वहाँ पे कोई क्लोटिंग तो नहीं होगी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ गई। तो हमने उसको प्रॉपर फ्लश करना होता है, ठीक है। टैपिक वाटर से हमने एवरी 4 to 6 आवर उसको कंटिन्यूसली फ्लश करना होता है, ताकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ब्लॉकेज है तो वो रिमूव हो जाए, ठीक है, ताकि उसकी जो भी हम फीडिंग दे रहे हैं वो प्रॉपर कंटिन्यूस चलती रहे, ठीक है। ये हमने याद करना है। उसके बाद आगे हम देखें इसकी कॉम्प्लिकेशंस, कि जो हम इंटरनल न्यूट्रिशन देते हैं, मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। अब जो कॉम्प्लिकेशंस है ना वो कम होती हैं इसके अंदर, इंटरनल न्यूट्रिशन में कम होती हैं एज कम्पेयर टू पेरेंटल न्यूट्रिशन, उसमें ज्यादा होती हैं। अब इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है ना वो दो हैं, एक होता है डायरिया और एक होती है एस्पिरेशन, ये इसकी दो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। बाकी यहाँ पे लिस्ट की हुई है, आपने टेबल याद करना है अच्छे से। सबसे पहले क्या है, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, डिस्कम्फर्ट, कॉन्स्टिपेशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, एस्पिरेशन, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसको, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन थी इसकी, डायरिया। डायरिया क्यों होता है इसमें, जो पेशेंट इस फीडिंग पे होते हैं, इंटरनल न्यूट्रिशन पे होते हैं, उसमें मेडिकेशन की वजह से, जो उसको मेडिकेशन जा रही होती है, जो फॉर्मूला जा रहा होता है, उसके कुछ इफेक्ट आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं, अगर प्रॉपर हम केयर नहीं दे रहे, ठीक है, उससे डायरिया हो सकता है। उसके अलावा फार्मूला की कंपोजिशन कुछ ऐसे होती है, ठीक है, उससे हो सकता है। अगर उसका जो इन्फ्यूजन रेट है वो ज्यादा है, उससे भी हो सकता है डायरिया, ठीक है। उसके बाद हाइपोएल्ब्यूनीमिया अगर उसको है। उसके अलावा अगर वो जो फार्मूला है वो कंटामिनेट है, ठीक है, उसको हमने प्रॉपर हाइजीनिक वे में उसको नहीं एडमिनिस्टर किया, तब उसको डायरिया हो सकता है। तो हमने इस सारी कंडीशन को कोजेज देखनी है कि इसको किस कोज से हुआ है, तो हमने उस कोज को जो है वो रिमूव करना होता है, उसको ट्रीट करना होता है, ठीक है। अगर वो कंटेमिनेशन से हुआ है तो हमने उसको प्रॉपर जो है वो हाइजीनिक फॉर्म में, हाइजीनिक वे में उसको हमने ग्लव्स पहन के, हैंड वॉश करके, प्रॉपर टेक्निक को यूज करके उसको हमने फार्मूला या न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। अगर उसको जो है वो रेट ज्यादा करने से हुआ है तो हमने उसका जो इन्फ्यूजन रेट है वो कम कर देना होता है, ठीक है। तो ये सारी हमने इंटरवेंशन करनी है उसकी कोज की बेस पे, क्या कोज है, डायरिया क्यों हुआ है, ठीक है, उसको हमने रिजोल्व करना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, एस्पिरेशन। मतलब कि जो अब यहाँ पे हमने देखना है कि जो उसको हम दे रहे हैं फार्मूला, वो एस्पिरेट तो नहीं कर रहा, उसके लंग्स में तो नहीं जा रहा, ठीक है, उसके ब्रोंकाई में या उसकी जो ट्रेकिया वहां पे तो नहीं जा रहा, एस्पिरेशन तो नहीं हो रही, ठीक है। तो हमने इसको असेस करना होता है। अब हमने इसको असेस करने के बाद इसको हमने ट्रीट भी करना होता है, क्या उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इस कॉम्प्लिकेशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमने कुछ मैयर्स लेने होते हैं। अब वो मैयर्स कौन कौन से हैं, कि हमने जब भी फीडिंग देनी है उसको, जब भी हमने उसको ये फीडिंग दे रहे होते हैं या सप्लाई, ये सप्लीमेंटेशन दे रहे होते हैं फीडिंग ट्यूब के थ्रू, तो हमने उसके जो बेड का हेड है ना, उसको हमने एलिवेट करना होता है, ठीक है। 30 to 45 डिग्री का एंगल से हमने इसको एलिवेट करना है। उसके अलावा हमने अगर अगर कोई भी उसके साथ प्रोसीजर करना है ना, तो हमने उसकी जो फीडिंग है उसको डिसकंटिन्यू करना है बिफोर 30 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर जो रेट है उसको असेस करते रहना है, ज्यादा फास्ट तो नहीं है, ज्यादा स्लो तो नहीं है, ठीक है। उसके हमने देखना है कि वो टॉलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, फीडिंग को इंटॉलरेंस तो नहीं है, ठीक है, वो अलर्ट है, अवेक है, उसकी बावल साउंड्स प्रॉपर आ रही हैं, तो हमने इसकी सारी असेसमेंट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा पूरा तो था ना टॉपिक इंटरनल न्यूट्रिशन का, वो हमने कंप्लीट कर लिया आज, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने ये पूरा जो हमारा फर्स्ट पार्ट था न्यूट्रिशनल सपोर्ट का, इंटेलेक्ट न्यूट्रिशन, ही हमने पूरा रीड किया है। ये सारा आपने अच्छे से पढ़ना है, जो मैंने मार्क किया हुआ है ऊपर, ये टेबल जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉक्सेस, कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये फार्मूला की टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हमने रीड करना है जस्ट एस्पिरेट की करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके अलावा हमने ये देखा था इसकी एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे हमें टेबल अच्छे से करने हैं, बाकी हमने पूरा रीड करना है अच्छे से। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, पेरेंटल न्यूट्रिशन। और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से बेतहाशा एमसीक्यूज आती हैं और एससीक्यूज भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये सारा अच्छे से करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।